राधिका की 4 बेटियां थीं। पति की जायदाद को उसने संभाल कर रखा ताकि वो बेटियों की शादियां कर सकेगी। लेकिन उसका देवर कहने लगा कि ज़मीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी बेटियों की शादी करवा दूंगा। और फिर जायदाद हथियाने के बाद उसने राधिका की खबर लेनी छोड़ दी। और जब राधिका ने ज़मीन का पूछा तो देवर ने उसे पागल मशहूर कर दिया और लोगों से कहने लगा कि उसकी बेटियां गलत काम करती हैं और ये पागल हो गई है, और यूं कोई भी उसकी बेटियों से शादी ना करने के लिए तैयार होता। एक दिन राधिका ने रात देवर के घर पर पेट्रोल डाला और जमींदार परिवार में राधिका की शादी हुई थी। वो अच्छे खाते पीते लोग थे। गहनों के नाम पर राधिका को कई तोले सोने डाला गया था। राधिका का पति किशन बहुत अच्छा इंसान था। जमींदारी से जो लाखों रुपए की आमदनी होती वो सीधा लाकर राधिका के हाथ पर रखता। सिर्फ यही नहीं, जमीनों के सारे कागजात उसने राधिका के पास रखवा रखे थे। ससुराल में हर कोई राधिका को सर पर बिठाया करता। राधिका भी सबसे प्यार करती थी। उसने सारे गहने सास के पास सुरक्षित रखवाए हुए थे। लेकिन इन सब के बाद भी राधिका की आंखें हमेशा नम ही रहती। घर में देवर देवरानियां भी थीं। उसके सामने वो हमेशा गर्दन अकड़ाकर ही घूमा करती थी। राधिका उन्हें देखती तो एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। वो जानती थी जो कुछ उनके पास है वो उसके पास नहीं। उस दिन भी किचन में काम करते हुए उसकी सास ने उसे आवाज़ दी तो राधिका खामोशी से बाहर चली आई। क्या बात है राधिका, आज तो इतनी चुप चुप क्यों है? सास ने पूछा तो राधिका, जो बड़ी देर से खुद को रोके बैठी थी, अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना जाने भगवान से कौन सी परीक्षा ले रहा है जो उसने मेरे साथ ये किया। राधिका ने कहा तो सास भी ठंडी सांस भर कर रह गई। हाँ, भगवान को जो मंजूर, लेकिन तू दिल छोटा मत कर। तेरा असली हीरा तो किशन है जो तुझ पर जान छिड़कता है। देखा नहीं किस तरह शादी के इतने सालों बाद भी तेरे आगे पीछे घूमता है, सास ने कहा था। राधिका ठंडी सांस भरकर रह गई। वो कहे तो ठीक रही थी, भला ऐसी प्यार करने वाली सास भी किसको मिलती हैं। राधिका ने एक नज़र घुमाकर अपनी कोठी जैसे शानदार घर को देखा। हर चीज़ उसके होने के बाद उसके दिल में बस एक ही कह सकती। तभी देवरानी अंदर से बाहर चली आई। उसके चेहरे पर बड़ी ताकतवर मुस्कुराहट थी। राधिका उसे देखते ही चुप सी हो गई। उसने अपना नन्हा सा बच्चा लाकर सास की गोद में डाल दिया। अपने पोते की मालिश तो करती माँ जी। देवरानी के स्वर में घमंड था। राधिका उठ खड़ी हुई। ऐसा नहीं था कि उसे देवरानी की खुशी से कोई लगाव नहीं था, लेकिन कल सुबह जब देवरानी के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ तो राधिका की आंखें नम हो गई थी। उसकी नज़र अपनी चारों बेटियों पर पड़ी जो 1-2 साल के अंतर से पैदा हुई थी और चारों के चारों एक बराबर लगती थी। काश भगवान मुझे भी वारिस दे देता, राधिका ने ठंडी सांस भरी। लेकिन क्या हो सकता था, चारों बेटियां बहुत सुंदर थी। किशन उन पर जान छिड़कता था। राधिका को लगा जैसे तैसे जिंदगी कट ही जाएगी। बेटा ना होने का दुख इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उसे पता न था कि असली दुख तो आगे इंतजार कर रहा है। खेत में मामूली से झगड़े पर चौधरी के आदमी ने किशन को गोली मार दी। उसकी लाश घर आई तो राधिका की जमीन और आसमान ही उजड़ गए। वो दहाड़े मार मार कर रोती। चारों बेटियां उसके साथ लिपटी बाप की लाश को देख रही थीं। बड़ी वाली जो जवानी की चौखट पर खड़ी थी, राधिका के देवर के किशन की अर्थी को उठाने अंदर आए तो राधिका सदमे से पागल होने लगी। लेकिन देवर अर्थी उठाकर ले गए। उसका क्रियाक्रम कर दिया गया और घर की जिंदगी धीरे धीरे अपने रूटीन पर आने लगी। कुछ दिन गुजरे थे कि राधिका को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। घर में सब लोगों का व्यवहार उसके साथ कुछ बदला बदला सा था। पहले भाभी भाभी करने वाली देवरानियां अब उसे देखकर मुंह बनाने लगी। राधिका की दोनों देवरानियों काफी सुंदर थी और जवान थी। शादी कम उम्र में हुई थी, इसलिए ज्यादा उम्र का पता ही न चलता था। उस रात जब वो बच्चियों के लिए दूध लेने किचन में आई तो सामने ही छोटा देवर खड़ा था। वो अपने लिए खाना निकाल रहा था। राधिका को देखते ही चौंका और फिर बोला, भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ज़मीनों का सारा काम तो अब मेरे हाथ में है। मुझे बार बार पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसा करें, सारे पेपर्स मेरे पास रखवा दें। मैं बार बार आपसे मांग नहीं सकता, देवर ने कहा था। राधिका का दिल धक से रह गया। इतनी बच्ची तो वो ना थी। उसे अच्छी तरह पता था कि बेटियों की आखिरी सिक्योरिटी अब उसकी ज़मीनें ही हैं। अगर देवरों ने वो हड़प कर ली तो वो कहाँ जाएगी? माँ बाप तो दूर दराज के गाँव में रहते थे। सारी ज़मीनों के पेपर्स का क्या करोगे? जब भी चाहिए हो मुझसे ले लिया करो। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी ही हूँ, राधिका ने प्यार से कहा। लेकिन देवर को गुस्सा आ चुका था। ये कहिए ना कि आप भरोसा नहीं करती, नाक बनकर बैठी हैं। पहले किशन भाई हर चीज़ पर कब्जा किए बैठे थे। उन्हें तो भगवान ने अच्छा सबक सिखाया, लेकिन अब आप सारी जायदाद अपने साथ चिता पर लेकर जाना चाहती हैं। खा नहीं रहा मैं आपकी ज़मीनें। ये जो लड़कियों की पूरी फौज पैदा की है आपने, इनकी शादियां भी तो करनी है। तब तो आप बड़े मज़े से कहेंगी कि देवर दहेज दे। ज़मीन मेरे हाथ पर रखेंगी तो कल को इनका ब्याह करूंगा, वरना मेरी तरफ से कोई उम्मीद ना रखना। देवर के स्वर में ऐसी नफरत थी
कि राधिका हैरान खड़ी रह गई। उसी पल देवरानी किचन में आई। उसने जो राधिका और अपने पति को पास खड़े देखा तो उसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। क्या बात है भाभी, आधी रात को मेरे पति के साथ खड़े होकर कौन से राज की बातें कर रही हैं? मुझसे तो बात करती नहीं और राजीव के पास ऐसी खड़ी हैं जैसे देश तुम नहीं चलाना है। देवरानी की बात पर राधिका को एक और जोरदार झटका लगा। ये कैसी बातें कर रही हो? राधिका के स्वर में गुस्सा था, लेकिन देवरानी सर झटककर पति का खाना उठाकर उसे जाने का इशारा करने लगी। देवर और देवरानी दोनों किचन से निकल गए तो राधिका की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक ही दिन में ऐसा रंग बदला था कि वो खुद हैरान हो गई थी। खामोशी से वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मगर देवर तो पूरी तैयारी कर चुके थे। घर के खर्च के पैसे जो पहले राधिका को दिए जाते थे अब वो लोग अपनी पत्नियों को देने लगे। जमीन से आमदनी पहले ही की तरह होती थी, लेकिन राधिका रुपयों के लिए तरस गई। बच्चियों के स्कूल की फीस से इकट्ठी होने लगी। 3 महीने गुजरे तो राधिका जरूरत की हर चीज के लिए मजबूर हो गई। थक हार कर उसने एक बार फिर देवर को आवाज लगाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी बेटियों के पहनने वाले सारे कपड़े खत्म हो गए हैं। फटे हुए कपड़े पहने हुए अच्छा नहीं लगता, लड़की हैं। राधिका ने कहा तो देवर अचानक पलटा, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते जहां से तोड़कर ला दूं, जमीनों से आते हैं। और जमीनों के पेपर्स आप मेरे हवाले कर दें तो जमीनों की कमाई भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, वरना भूल जाएं कि वहां से 1 रुपया भी लाकर आपको दूंगा। मेहनत वहां मैं करता हूं तो वहां की कमाई खाने का अधिकार भी सिर्फ मेरे बच्चों को है। देवर ने कहा तो राधिका की आंखों में आंसू आने लगे। सास भी बाहर चारपाई पर खामोश बैठी थी। राधिका लपक कर सास के पास गई। माँ जी, इन लोगों को बोले कि मुझे मेरा अधिकार ला कर दिया करें। राधिका फूट पट कर रो दी, लेकिन सास ने मुंह दूसरी ओर कर लिया था। अब उसका फायदा छोटी बहू के साथ बनाकर रखने में था। राधिका पर चारों तरफ से इतना दबाव डाला गया कि इस बेचारी ने अलमारी में रखे हुए सारे पेपर्स निकालकर देवर के हाथ में थमा दिए। बड़े देवर के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यह आपने अच्छा फैसला किया। भला भाई की बेटियों भी तो मेरी ही बेटियां हैं। कल को इनकी शादी के खर्चे सभी से जायदाद से पूरे होंगे। जमीनों के पेपर्स लेकर देवर मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। राधिका को लगा जायदाद देवर के हवाले करके अब उसकी जिंदगी में आराम हो जाएगा, लेकिन हालात पहले से भी खराब हो गए। उस दिन राधिका खामोशी से अपने कमरे में लेटी थी। जब उसकी छोटी बेटी रोते हुए कमरे में आई, उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। राधिका घबरा कर उठी। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? उसने कहा तो बच्ची ने आंसुओं के बीच बताया, चाची किचन में खाना बना रही थी। मैंने खाना मांगा तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और साथ में कहा कि भूखे हर समय खाना मांगते रहते हैं, यहाँ से चले नहीं जाते। बच्ची ने मासूमियत से बता दिया, लेकिन राधिका दंग रह गई थी। वो फौरन कमरे से बाहर निकलकर किचन में आई जहाँ देवरानी खाना बना रही थी। उसने अपने दोनों छोटे बेटों को किचन में ही बिठा रखा था और उनके हाथ में खीर की कटोरियां थी। राधिका के दिल को कुछ हुआ। मेरी बेटी खाना मांगने आई थी तो तुम उसे भी खाना दे देती, उसे थप्पड़ क्यों मारा? राधिका की आवाज में दुख था। देवरानी अचानक पलटी और बोली, महारानी, पहले ही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के खाने पूरे करके हम तो कंगाल हो गए हैं। पति को तो मार कर स्वर्ग भिजवा दिया और खुद अपने हमारे सर पर पड़ी हो। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, सारा दिन पलंग तोड़ती रहती हो और तुम्हारे बच्चे खाना खाते रहते हैं। जब बनेगा तो दे दूंगी खाना, अभी जाओ यहाँ से। उसने राधिका से ऐसे बात की जैसे किसी नौकर से बात की जाती है। सास भी बाहर तख्त पर बैठी थी। सारी आवाजें उस तक भी गई थीं, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द भी ना निकाला। राधिका हैरत से झटके से संभली तो दिल थाम कर वापस अंदर चली आई। घर में उसकी और उसकी बेटियों की हैसियत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। देवरानियों का जब जी चाहता उसकी बेटियों को धुनक कर रख देती। घर में पहले 2-2 काम वाली आया करती थी, उन्हें हटा दिया गया और अब राधिका की बेटियों से ही घर का कामकाज करवाया जाने लगा। बड़ी दोनों बेटियां जवान हो चुकी थी, जबकि छोटी दोनों 12 और 13 साल की थीं। राधिका को कहीं सुख नजर नहीं आता था। मायके वाले दूर थे और गरीब भी थे, उनके हाथ में कुछ न था। थक हार कर उसने यही सोचा कि जल्द से जल्द बेटियों की शादियां कर दी जाएं ताकि कुछ हालात बेहतर हों। उसने आस पड़ोस में जितने जाने वाले थे उन सब से बेटियों का रिश्ता लाने के लिए कह दिया, लेकिन वो हैरान थी। बेटियां होशियार और सुंदर थीं, लेकिन उसके बाद भी उनका रिश्ता ही ना आता। आखिरकार राधिका की प्रार्थनाएं रंग लाईं और एक दिन गांव के एक अच्छे घर से उसकी बड़ी बेटी का रिश्ता आ गया। राधिका बहुत खुश थी। उसने आओ भगत में कोई कमी ना छोड़ी। वो औरत कुछ देर तक तो बैठी रही, मकान को देखने लगी। घर तो बड़ा शानदार बनवाया है, जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे देवरों का भी हिस्सा होगा, उसने कहा तो राधिका ने सर हिला दिया। ये मकान मेरे पति ने ही बनाया था, लेकिन देवर भी साथ ही रहते हैं, वो बोली तो औरत सीधी होकर बैठ गई। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, हमें रिश्ता करने में कोई आपत्ति नहीं। हमें पता है कि तुम उसके नाम अच्छी खासी ज़मीन करोगी। दरअसल मेरा बेटा चाहता है कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जो अपने साथ ज़मीन भी लाए। तुम ऐसा करो, अपने पति की ज़मीन में से कुछ ज़मीन अपनी बेटी के नाम कर दो, भले तुम दहेज में और कुछ मत देना, दोनों पति पत्नी के ही काम आएगी।
औरत ने साफ कह दिया कि अगर ज़मीन ना हुई तो वो बेटी का रिश्ता नहीं करेंगी। राधिका खामोश सी हो गई। ज़मीन तो वो पहले ही देवर को दे चुकी थी। वो औरत चली गई तो राधिका सोचती रही, उसके पति की अच्छी खासी ज़मीन थी। अगर उसमें से कुछ ज़मीन वो अपनी बेटी को दे देती तो उसे कोई कमी तो ना हो जानी थी। उस रात देवर वापस आया तो राधिका उनके कमरे में चली आई। दस्तक देकर वो अंदर गई तो देवर देवरानी दोनों चौंक उठे। क्या बात है भाभी, आप यहाँ रात के समय क्या कर रही हैं? देवरानी ने चिढ़कर पूछा। वैसे भी अपने पति के आसपास वो राधिका को सहन नहीं करती थी, लेकिन राधिका तो सोच कर आई थी। मैं पूजा का रिश्ता देख रही हूँ, लेकिन जो भी रिश्ता आता है वो लोग साथ में ज़मीन मांगते हैं। जो ज़मीन किशन के नाम की है वो तुम मुझे वापस कर दो, ताकि मैं अपनी बेटियों की शादी कर सकूं। इस तरह तो वो घर बैठी बूढ़ी हो जाएंगी और उनका कहीं रिश्ता नहीं होगा। पूजा 16वें साल में लग चुकी है, 1-2 सालों बाद वैसे ही उसकी शादी तो करनी है। राधिका ने कहा तो देवर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ज़मीन आपको दे दूं? ज़मीन के नाम पर है ही क्या? 2-4 एकड़ ज़मीन थी जो भाई ने खरीदी, वो भी अपनी अय्याशी के चक्कर में उजाड़ दी। मैंने अपने पैसों से बाकी सारी ज़मीनें खरीदी हैं, जिनकी आमदनी से ही ये सारा घर चल रहा है। लेकिन आप हैं कि ये सोच कर बैठी हैं कि सारी ज़मीन जायदाद आपके नाम पर है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। आपको बेटियों की शादी करनी है तो ऐसे ही करें, नहीं तो निकल जाए मेरे घर से। वैसे भी पति के मरने के बाद आपका इस घर में क्या रह गया है? ना जाने किस लालच में आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। देवर हत्थे से उखड़ गया और हद से ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। देवरानी तो मुस्कुरा रही थी, मगर राधिका की आंखों में आंसू आने लगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ। ये सब जमीन और जायदाद तुम्हारे भाई ने बनाई थी। तुम सब कब्जा करने के चक्कर में खूनी रिश्तों को ही भूल गए हो। मुझे मेरी बेटी के हिस्से की जमीन दो, वरना मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। राधिका का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वो जोर जोर से चीखने लगी। देवर और देवरानी हक्का बक्का रह गए। और फिर अचानक देवर अपनी जगह से उठा। हे भगवान, भाभी आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं और पागलपन में अपने होशो हवास खो चुकी हैं। पराए मर्दों के सामने आकर आप अपने शरीर की नुमाइश करती हैं ताकि कोई आपका सहारा बन जाए और आपके साथ शादी कर ले। मुझे तो सुमित्रा ने पहले ही कहा था कि आपकी नीयत खराब है, लेकिन मैं ही नहीं समझा। आज तो मुझे खूब अच्छी तरह से पता चल गया है। अब रात के समय ये जो बन सवर कर मेरे कमरे में आई हैं, आपकी नीयत ठीक नहीं। देवर ने तो हर हद पार कर दी। उसने सीधा सीधा राधिका के चरित्र पर उंगली उठा दी। राधिका की आवाज़ ही बैठ गई। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसकी आवाज़ें सुनकर सास और दूसरे देवर देवरानी भी उनके कमरे में आ गए। देवर सबके सामने चिल्लाने लगा, ये पागल हो गई है, इन्होंने मुझ पर डोरे डालने की कोशिश की है। राधिका अपनी सफाई में भी कुछ न कह सकी और रोती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन दोनों देवरानियों के हाथ में एक नया खिलौना आ गया था। उन्होंने पूरे गांव में जगह जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि राधिका भाभी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अक्सर अपने कमरे से निकलकर देवरों के सामने चली जाती हैं। लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर होने लगी। लेकिन देवर ने इसी पर बस ना किया। एक दिन जब दोनों मर्द घर पर ना थे तो उन्होंने खेतों पर काम करने वाले एक मजदूर को घर भेज दिया। राधिका और उसकी बेटियां घर पर अकेली थीं। राधिका की बड़ी बेटी सफाई कर रही थी जब अचानक दरवाजे से वो मजदूर अंदर आया। वो जवान आदमी था। वो पूजा के सामने आकर खड़ा हो गया। राधिका की बेटी पूजा पहले तो हैरान हुई और फिर माँ को बुलवाने के लिए अंदर जाने लगी, लेकिन न जाने उस मर्द की नीयत क्या थी कि एकदम उसने हाथ बढ़ाकर पूजा का हाथ थाम लिया। पूजा के होठों से एक चीख निकली और ठीक उसी पल उसने दरवाजे से देवर को अंदर आते हुए देखा। मैं तो पहले ही कहता था, माँ और बेटियां दोनों ही बदचलन हैं। पहले माँ हमारे ऊपर डोरे डालने की कोशिश करती थी और अब बेटियों ने पराये आदमियों को घर बुलाया है। कौन है ये बता? दोनों देवरों ने आगे बढ़कर राधिका की बेटी को मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी कांपती जाती और रोती जाती और कहती, मुझे तो उसका पता ही नहीं। ये तो खुले दरवाजे से अंदर आ गया था और उसने आते ही मेरी कलाई पकड़ ली, जबकि वो मर्द फौरन रफू चक्कर हो गया था। राधिका भी बेटी की आवाज़ें सुनकर अंदर से बाहर निकल आई। पूरा घर इकट्ठा हो गया। राधिका के दोनों देवर चीख चीख कर कह रहे थे कि उसकी बेटी पराये मर्दों को घर में बुलाती है, गलत काम करती है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा पैसों का लालच है। कम आमदनी में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। राधिका और उसकी बेटियां फूट फूट कर रोती रहीं और अपनी सफाई देने की कोशिश करती रहीं, मगर किसी ने उनकी सफाई न सुनी। देवर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उस आदमी को तो उन्होंने खुद ही कहकर घर भेजा था कि उसने जाते ही राधिका की किसी बेटी को छेड़ना है ताकि वो उसके बारे में बातें मशहूर कर सकें। राधिका के दोनों देवर चाहते थे कि अब राधिका यहाँ से चली जाए ताकि ये पूरी ज़मीन जायदाद बड़ा सा घर सिर्फ उनका हो जाए। पूरे गांव में मशहूर हो गया कि राधिका की बेटियां घर में पराये मर्दों को बुलाती हैं। पहले जो इक्का दुक्का रिश्ते आते थे अब वो भी आना बंद हो गए। राधिका की रातों की नींद ही उड़ गई। घर में हर कोई इनको शक भरी नज़रों से देखने लगा। राधिका की बेटियां काम करके अधमरी होती जाती और अब जब खाने की बारी आती तो उनके हिस्से के लिए खाना ही न बचता।
इन सब हालात में मेरी बेटियों की शादियां नहीं होंगी। राधिका ने सोच लिया था कि उसे अब यहाँ से वापस जाना है, लेकिन वो जाती भी तो कैसे, वो तो खाली हाथ थी। इन हालात में अगर वो अपने मायके जाकर बैठती तो उसके भाई भी उसे स्वीकार न करते। राधिका की बेटियां सिसकते हुए माँ से लिपट गईं। वो उनका सर थपते हुए सोचने लगी। आखिर एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। अगले दिन वो सुबह उठी और खामोशी से घर से निकल गई। उसके गांव में ही एक परिवार ऐसा था जो उसके मायके वालों को जानता था। राधिका सीधी उनके घर जा पहुंची। वह उसके दूर पार के रिश्तेदार थे। राधिका को इस हालत में अपने घर आते देखकर चौंक गए। क्या बात है राधिका, पूरे गांव में तुम्हारी बेटियों के बारे में अजीब बातें मशहूर हो गई हैं। मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवरों को बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारे घर आई। वो रिश्तेदार औरत बोली तो राधिका फूट फूट कर रो दी। उसने उन्हें सारी बातें बता दी कि किस तरह देवर और देवरानियां मिलकर उस पर और उसकी बेटियों पर अत्याचार करती हैं और उनके सारे गहने और जायदाद हड़प रखी है। उस औरत को भी दुख हुआ। राधिका ने आंसू साफ किए और उसे एक छोटा सा संदेश दिया और रिश्तेदार औरत की मिन्नत की कि यह संदेश उसके दोनों भाइयों तक पहुंचा दिया जाए। भाई दूर गांव में रहते थे और गरीब थे, लेकिन उस औरत ने राधिका का संदेश ले जाकर उन दोनों तक पहुंचा दिया। राधिका का संदेश मिलते ही वो दोनों ठिठक गए। घर के हालात तो अनुमति न देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया कि वो राधिका का कहा जरूर मानेंगे। कुछ ही दिनों बाद राधिका के मायके वालों की तरफ से कार्ड उनके घर आ गया। सास ने कार्ड हाथ में पकड़ा और ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगी। ए राधिका, तेरे किसी भतीजे की शादी है। तेरे गरीब भाइयों ने भी आखिरकार घर में कोई दावत रख ली। तुझे शादी की दावत पर बुलाया गया है। सास ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो राधिका पास ही आ बैठी। माँ जी, मुझे दावत पर जाना है। अगर मैं शादी में नहीं जाऊंगी तो सब लोगों को लगेगा कि मैं अपने ससुराल में बहुत दुखी हूँ। मैं आप लोगों की इज्जत खराब नहीं करना चाहती। शादी के बाद वापस आ जाऊंगी। राधिका ने कहा तो सास कुछ पल तो उसे देखती रही। बोला, उसके गरीब भाइयों से हमें क्या खतरा हो सकता है। सास ने सोचा और उन्होंने शादी में जाने की अनुमति दे दी। माँ जी, शादी में जाऊंगी तो सब लोग पूछेंगे कि जमींदार परिवार की बहू बगैर सोने के आ गई। सब लोग आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मुझे मेरे गहने दे दे। मैं वापस आते ही आपको वापस कर दूंगी। राधिका ने कहा तो सास ने अपना दिल थाम लिया। सारे गहने थे ही राधिका के। देवरानियों ने तो अपने पास ही रखे हुए थे। उसका बिल्कुल दिल न चाहा कि वो इतने गहने उठाकर राधिका को थमा दे, लेकिन राधिका की बात भी ठीक थी। कई लोगों ने भी शादी में आना था। ऐसे में अगर वो गहनों के बगैर जाती तो उनकी बहुत बेइज्जती होती। सास ने गर्व से सारे गहने उठाकर राधिका को दे दिए, लेकिन एक शर्त भी रखी कि तेरे साथ मैं जाऊंगी। राधिका थोड़ा घबरा गई। ये तो उसके प्लान का हिस्सा ना था, लेकिन सास ने कहा तो वो मान ही गई। अब राधिका ने थोड़ी हिम्मत पकड़ ली थी। उस दिन जब देवर और देवरानियां घर में न थे, सिर्फ सास ही बाहर चारपाई पर ऊँघ रही थी, तो राधिका चुपके से देवर के कमरे में गई। ऐसा पहले उसने कभी न किया था। उसके हाथ कँपा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके अलमारी खोली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे जमीन के पेपर्स मिल गए। वो जमीनें अभी तक किशन के नाम पर ही थीं। किशन के बाद उसकी जायदाद बेटियों की मिलनी थी। अब राधिका के हस्ताक्षर के बिना तो देवर ये जायदाद अपने नाम नहीं करवा सकते थे, इसलिए वो मजबूर थे कि राधिका को अपने साथ रखें। राधिका ने पेपर संभाले और कमरे से बाहर निकल आई, और शाम में ही उन्हें शादी में के लिए निकलना था। जल्दी से बैग पैक करके सारे गहने उसमें रखकर राधिका ने बेटियों को तैयार कर लिया। बेटियां भी हैरान थी कि आखिर माँ क्या कर रही हैं। सास को साथ लेकर राधिका घर से निकली और बस में बैठ गई। पूरी रात के सफर के बाद अगले दिन वो लोग राधिका के गांव जा पहुंचे। सास हैरान रह गई। यहाँ तो शादी के कोई आसार नहीं थे। क्या झूठ बोलकर बुलाया है हमें यहाँ? इतने गरीब हो गए कि तेरे भाई की शादी में 4 लोगों को भी नहीं बुला सकते। सास ने एक बार फिर मजाक उड़ाया, मगर राधिका के कदम अब मजबूत हो चुके थे। उसने सास को बाहर आंगन में बिठाकर खुद भाई को लेकर अंदर कमरे में चली गई। दोनों भाई हैरान थे कि राधिका ने उन्हें झूठा शादी का कार्ड बनवाने के लिए क्यों कहा था। राधिका अंदर जाते ही फूट फूट कर रो दी। उसने सारी बात भाइयों को बता दी कि किस तरह उनके देवर ने सारी जायदाद हड़प करनी चाहिए और सारे गहने भी कब्जे में कर लिए थे और उसकी बेटियों को मारते पीटते थे। दोनों भाई गरीब जरूर थे, मगर अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए। सास बाहर आंगन में मुंह बनाकर बैठी थी। राधिका के दोनों भाई और भाभियां बाहर आए। राधिका अब आपके साथ नहीं जाएगी, वो अपनी बेटियों के साथ यहीं रहेगी। जब उसका पति मर गया तो उसका आपके घर में अब कोई काम नहीं, अब आप चली जाएं। राधिका के भाइयों ने कहा। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? अब तो मुझे साफ पता चल गया है कि ये जानबूझकर यहाँ आई थी ताकि यहाँ मायके में डेरा डाल ले। हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, बस इससे कहो कि गहने वापस कर दे जो मेरे बेटे ने इसे दिए थे। सास ने कहा तो राधिका अंदर से बाहर निकल आई। वो गहने मेरे हैं, मेरे पति ने मुझे लेकर दिए थे। अगर आप वो गहने वापस चाहिए तो आप अपने बेटे से कह दें, जो अब दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। वहां से आकर आपका फैसला कर देगा। राधिका की बात पर सास हक्का बक्का रह गई।
इतने लोगों के बीच में वो अकेली थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि राधिका उसे साथ लेकर क्यों आई थी। उसका जी भरकर बेइज्जती हो रही थी। राधिका के भाइयों ने उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सास तिल मिलाकर रह गईं, लेकिन ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठकर वापस आ गईं। राधिका के देवर और देवरानी को जब पता चला कि राधिका जमीनों के पेपर्स ले गई है और सारा सोना भी, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने अपने आदमी राधिका के भाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ाए, लेकिन तब तक राधिका के भाई मजबूत हो चुके थे। राधिका की इतनी जमीनों में से कुछ जमीन बेचकर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। ये मामूली सा बलिदान था जो राधिका ने अपने भाइयों का दिल नरम करने के लिए दिया था, और भाई और भाभी भी उससे सर आंखों पर बिठाते थे। राधिका की जमीनें अब कानूनी तौर पर उसकी थीं। वहां से मिलने वाली सारी कमाई राधिका को मिला करती। राधिका के भाइयों ने अपने बराबर में ही उसके लिए एक घर भी बनवा दिया था। उसकी स्थिति मजबूत थी। सोना और जमीनें दोनों उसके पास थीं। बेटियों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। भाभियों और भाइयों का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, जबकि देवर और देवरानियां दूसरी ओर हर तरह से दबाव डालकर देख चुके थे। पुलिस में जाते, रिश्वत देते, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कुछ ना कर सकती थी, क्योंकि राधिका के पास असली पेपर्स थे। ये जमीनें इन्हीं की हैं। पुलिस साफ जवाब दे देती तो दोनों देवर मुंह लटकाकर वापस आ जाते। अपना तो उन्होंने कभी कुछ बनाया न था। घर में भुखमरी पड़ने लगी। सास जो पहले बड़े आदेश चलाया करती थी, दोनों देवरानियों ने उन्हें जूते की नोक पर रख दिया। दिन रात वो जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ा करते। सारे ठाट बाट खत्म हो गए। थक हार कर राधिका के दोनों देवरों ने एक एक दुकान डाली और खामोशी से रोजी रोटी की व्यवस्था करने लगे, जबकि दूसरी ओर राधिका खुशी खुशी अपनी एक के बाद एक बेटी की शादी करती जा रही थी और भगवान का धन्यवाद करती थी जिसने उसे बुरी समय में समझदारी से फैसला करने का साहस दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।